स्टूडेंट माई सेल्फ धन प्रकाश वर्मा, कॉमर्स लेक्चरर, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आज हम कक्षा 11 के बहीखाता एवं लेखाशास्त्र विषय के अंतर्गत बैंक समाधान विवरण नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। बैंक समाधान विवरण क्या होता है, इसे क्यों बनाया जाता है और इसके बनाने की विधियां क्या हैं और कैसे बनाते हैं, सब इनका अध्ययन आज हम करेंगे। देखिए, सामान्यतः व्यक्ति बैंक में जब अपना खाता खोलता है तो वह बैंक में बचत खाता खोलता है और बचत खाते में वह समय समय पर धनराशि जमा करता है और निकालता रहता है। तो जब वह बैंक में खाता खोलता है तो बैंक उसे एक पासबुक देता है जिसमें उसके द्वारा जमा की गई धनराशि और निकाली गई धनराशि का पूर्ण विवरण होता है। हम भी जब कभी बैंक में जाते हैं धनराशि जमा करने के लिए या निकालने के लिए जाते हैं तो उसके बाद उस पासबुक में बैंक के माध्यम से लेखा कराते हैं ताकि हमें यह जानकारी हो जाए कि इस समय हमारे बैंक खाते में कितना शेष है और हमने कितना रुपया जमा कराया था और कब कब वह रुपया निकाला। तो इस बात की पूर्ण जानकारी करने के लिए हम अपनी पासबुक में लेखा कराते हैं। एक सामान्य खाते में, बचत खाते में मुश्किल से महीने में 4, 5, 6 एंट्री होती हैं जिसको अगर हम चाहें तो याद भी रख सकते हैं। लेकिन एक बड़े व्यापारी के लिए जो बैंक में चालू खाता खोलता है और उसके लेन देन बैंक में बहुत अधिक होते हैं, दिन भर में भी कई कई लेन देन वह कर लेते हैं, तो उनको लेन देन याद रखना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि व्यापारी बैंक में चालू खाता खोलता है और चालू खाते की यह प्रकृति है कि दिन भर में अनेक बार रुपया निकाल सकते हैं और अनेक बार रुपया जमा कर सकते हैं। तो व्यापारी भी ये चाहता है कि मेरे बैंक खाते में कितना शेष है, इस बात की जानकारी मुझे हो जाए। तो वह बैंक से एक निश्चित समय अवधि के बाद एक बैंक स्टेटमेंट मंगाता है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि उसके खाते में कितना शेष है। बैंक के स्टेटमेंट से वह अपने यहाँ बनाए गए बैंक खाते का मिलान करता है। व्यापारी जब भी कोई लेन देन करता है बैंक के माध्यम से तो वह अपनी रोकड़ पुस्तक में उसका लेखा करता है। व्यापारी अपने यहाँ सामान्यतः 2 कॉलम कैश बुक का प्रयोग करते हैं और 3 कॉलम कैश बुक का प्रयोग करते हैं। 2 कॉलम कैश बुक में धनराशि लिखने के 2 कॉलम होते हैं जिनमें नगद राशि और बैंक के साथ किए गए लेन देन की राशि लिखी होती है। 3 कॉलम कैश बुक में एक कॉलम और बढ़ जाता है, दी गई छूट और प्राप्त छूट का लेखा। तो व्यापारी अपने रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम के शेष का मिलान बैंक से प्राप्त होने वाले स्टेटमेंट के द्वारा जो बैंक शेष है उससे मिलान करता है। लेकिन देखने में यह आता है कि जब एक निश्चित अवधि के बाद उसका मिलान हम करते हैं तो दोनों ही शेषों में अंतर आता है। तो व्यापारी जो बैंक का ग्राहक होता है रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम का शेष और बैंक स्टेटमेंट से जो प्राप्त हुआ है हमें बैंक शेष, उसका मिलान करने के लिए एक विवरण तैयार करता है। उस विवरण को ही हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं। इस बैंक समाधान विवरण को विद्वानों ने भी बताया है। विद्वान ने क्या बताया है, वो कार्टर नाम के विद्वान हुए हैं, इन्होंने क्या बताया है कि बैंक समाधान विवरण पत्र एक ऐसा विवरण है जो किसी ग्राहक से मतलब व्यापारी से है क्योंकि व्यापारी बैंक का ग्राहक होता है, जो किसी ग्राहक द्वारा पासबुक के शेष को रोकड़ बही द्वारा प्रदर्शित बैंक कॉलम के शेष से मिलान करने के लिए किसी विशेष तिथि को बनाया जाता है। यानी कि व्यापारी बैंक से अपने खाते की स्टेटमेंट मंगाता है, वो एक निश्चित तिथि को वह स्टेटमेंट मंगाता है और उस स्टेटमेंट में जो बैंक का शेष दिया गया है उस शेष को अपनी रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम में बैंक शेष से मिलान करता है। यदि उनमें अंतर आता है तो वह उन अंतर के कारणों को ढूंढ करके एक विवरण पत्र तैयार करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बैंक समाधान विवरण, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस बैंक समाधान विवरण को बनाने के उद्देश्य होते हैं, क्यों बनाया जाता है।
जैसे तो परिभाषा में स्पष्ट हो गया है, लेकिन कुछ और भी उद्देश्य हो सकते हैं जिनका हम यहाँ पर वर्णन करते हैं। पहला है नंबर 1, वास्तविक बैंक शेष का ज्ञान। हमारी रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम में बैंक शेष कुछ और है, जबकि वास्तव में कितना शेष बैंक में है इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। नंबर 2 पे आता है त्रुटि दूर करने के लिए। यदि रोकड़ पुस्तक में लेखा करते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो बैंक समाधान विवरण जब हम बनाएंगे, बैंक से स्टेटमेंट मंगाने के बाद उनका मिलान करेंगे तो उन त्रुटियों को हम दूर कर सकते हैं। नंबर 3 आता है रोकड़ बही में लेखे पूर्ण करने के लिए। कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जो बैंक हमारी पासबुक में कर देता है लेकिन उसका हमें पता नहीं होता, तो जब हम बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, बैंक के स्टेटमेंट से तुलना करते हैं, तो जो लेखे हम रोकड़ पुस्तक में नहीं कर पाए उन लेखों को हम अपनी रोकड़ बही में पूर्ण कर लेते हैं। नंबर 4 है कर्मचारियों पर नियंत्रण। कभी कभी हम कुछ काम अपने कर्मचारियों को सौंप देते हैं, जैसे बैंक में चेक जमा करना या बैंक से अन्य कोई सूचना लेकर के आना। यदि उस चेक का लेखा हमारी पासबुक में अभी तक नहीं हुआ है, वो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, तो हम ऐसे कर्मचारियों पर भी नियंत्रण रख सकते हैं कि जो काम आपको सौंपा गया था वो आपने अभी तक पूर्ण क्यों नहीं किया। इसके बाद है हमारा रोकड़िए पर नियंत्रण। कैश का सारा काम रोकड़िए पर होता है, बैंक का सारा काम भी रोकड़िए के अंडर में ही होता है। तो रोकड़िया समय से सही कार्य कर रहा है नहीं, इस बात के नियंत्रण के लिए भी समय समय पर ये स्टेटमेंट तैयार करना आवश्यक हो जाता है। अंतर के कारणों का पता लगाना। जब हम बैंक के साथ कोई लेन देन करते हैं, बैंक में धनराशि जमा करते हैं, बैंक से कोई रुपया निकालते हैं, तो तुरंत अपनी रोकड़ पुस्तक में उसका लेखा कर लेते हैं। बैंक भी तुरंत उसका लेखा अपने यहाँ कर लेता है। फिर भी कुछ अंतर आ जाता है। जब एक निश्चित अवधि के बाद हम देखते हैं तो बैंक का शेष अलग मिलता है और हमारी रोकड़ पुस्तक में बैंक कॉलम का शेष अलग मिलता है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये अंतर आ जाता है, उन अंतर का पता भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए, रोकड़ पुस्तक जो होती है यानी कैश जो होता है वो हमारी संपत्ति होती है, और संपत्ति जब भी बढ़ती है तो उसे हम डेबिट करते हैं यानी ऋणी करते हैं। यदि संपत्ति घटती है तो उसे हम धनी करते हैं। जब हम पैसा बैंक में जमा करते हैं तो वह बैंक के लिए दायित्व होता है, और दायित्व होने के कारण बैंक उस जमा की गई धनराशि को पासबुक में धनी पक्ष में लिखता है, क्योंकि बैंक के लिए वह दायित्व होता है। इसलिए जब भी आप ध्यान से देख सकते हैं, जो पासबुक आपके पास होती है, जब आप रुपया जमा करने जाते हैं तो आप अपनी रोकड़ पुस्तक में ऋणी पक्ष में लिखते हैं, लेकिन वही धनराशि पासबुक में धनी पक्ष यानी क्रेडिट पक्ष में लिखी होती है। ठीक इसके विपरीत जब हम रुपया बैंक से निकालते हैं, जब रुपया हम बैंक से निकालते हैं तो वह राशि पासबुक में ऋणी पक्ष में लिखी होती है, यानी उसका दायित्व कम हो रहा है, और दायित्व कम होने पर वह बैंक उसको ऋणी करता है। और रुपया पासबुक में कम हो, कैश बुक में कम हो रहा है, यानी संपत्ति घट रही है हमारी, तो हम क्या करेंगे, उसको धनी पक्ष में लिखेंगे, और यानी संपत्ति कम होने पर माइनस हो रही है तो कैश बुक में उसको धनी पक्ष में दिखाया जाता है। सामान्यतः क्या होता है कि रोकड़ पुस्तक का ऋणी शेष होता है। यदि किसी कारण से रोकड़ पुस्तक को बनाते समय बैंक कॉलम का शेष धनी आ जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि हमने बैंक से ऋण लिया हुआ है, और वह अवस्था अधिविकर्ष की अवस्था कहलाती है। दूसरे, बैंक पासबुक का शेष धनी होता है, लेकिन यदि हमने बैंक से राशि अधिक निकाल ली है तो बैंक पासबुक में हमारा ऋणी शेष हो जाता है, और वो कहलाता है हमारा अधिविकर्ष। ये किस अवस्था में होता है? जो व्यापारी चालू खाता बैंक में खोलते हैं, बैंक उनको सुविधा प्रदान करता है कि वह अपनी जमा राशि से अधिक राशि भी बैंक से निकाल लेते हैं। कभी कभी ये कंडीशन आ जाती है कि हमें अपनी जमा राशि से अधिक राशि भी बैंक से निकालनी पड़ती है। तो जब हम अपनी जमा राशि से अधिक राशि बैंक से निकालते हैं तो वह अवस्था अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट कहलाती है।
रोकड़ पुस्तक में 2 कॉलम होते हैं, एक रोकड़ कॉलम, कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। रोकड़ कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहता है, क्योंकि जितनी रोकड़ हमारे पास इन हैंड होती है हम उससे अधिक खर्च नहीं कर सकते, किंतु बैंक से राशि अधिक निकाल सकते हैं। तो बैंक का शेष क्रेडिट भी हो सकता है, जिसे हम अधिविकर्ष की स्थिति कहते हैं। अब हम उन कारणों का अध्ययन करते हैं जिन कारणों से रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम का शेष और पासबुक के शेष में अंतर आता है। ये अंतर कौन कौन से हैं, अब हम इन अंतर का अध्ययन करते हैं। अब ये अंतर क्या हैं, जिन अंतर के कारणों से हमारे दोनों बैलेंस आपस में मैच नहीं खाते, वो अंतर क्या हो सकते हैं। हम यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कैश बुक में इस समय 5,000 रुपये हैं और पासबुक में भी बैलेंस हमारा 5,000 रुपये ही है। अब पहला अंतर है, चेक निर्गमित किए गए परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। हमने किसी पार्टी से, किसी व्यापारी से कोई सामान क्रय किया था, उसका भुगतान करने के लिए हमने उसको नकद राशि नहीं दी, हमने उसे चेक काट करके दे दिए। मान लीजिए हमने उसको 1,000 रुपये का चेक दिया, तो 1,000 रुपये का चेक देने पर हमने वह राशि अपनी रोकड़ पुस्तक में से कम कर दी। कम करने के कारण हमारी रोकड़ पुस्तक में बैलेंस 4,000 रुपये आ जाता है। अब चूंकि यह चेक अभी तक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए, तो बैंक ने इस चेक का कोई लेखा नहीं किया, और लेखा ना करने के कारण बैंक में अभी भी 5,000 रुपये ही बैलेंस बना हुआ है, जबकि रोकड़ पुस्तक में बैलेंस कम हो गया है। तो इसके लेखा करने से कैश बुक में बैलेंस हमारा कम हो जाता है, जबकि पासबुक के बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, केवल रोकड़ पुस्तक माइनस हुई है। यानी कि चेक इशूड किए गए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इस कारण से रोकड़ पुस्तक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो बैलेंस जो का तो रहा। नंबर 2 आता है, चेक संग्रह के लिए जमा कराए गए किंतु बैंक में अभी तक संग्रह नहीं हुए। ऐसे ही हमें बाहर से पार्टियों से कोई चेक मिलता है, हमने किसी ग्राहक को माल बेचा था, उसने भुगतान में हमें चेक दिया, तो उस चेक का लेखा तुरंत हम अपनी रोकड़ पुस्तक में कर लेते हैं। रोकड़ पुस्तक में करने के कारण हमारी रोकड़ पुस्तक में बैलेंस 6,000 रुपये हो जाता है बढ़ कर के। वह चेक हमने बैंक में जमा कराया, लेकिन बैंक ने अभी तक वह राशि संग्रहित नहीं की, और संग्रह ना करने के कारण बैंक का बैलेंस जितना पहले था वही जो कदम है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु हमारी रोकड़ पुस्तक में बैलेंस बढ़ गया। तो रोकड़ पुस्तक पर वृद्धि हुई है कैश की, लेकिन पासबुक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरा अंतर आता है बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। बैंक ने ब्याज दिया, जो राशि हमारी बैंक में जमा होती है बैंक उस पर हमें ब्याज देता है, लेकिन उसकी सूचना हमें प्राप्त नहीं होती। सूचना प्राप्त ना होने के कारण बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। मान लीजिए बैंक ने 100 रुपये में ब्याज दिया, तो बैंक में हो जाते हैं 5,100, लेकिन रोकड़ पुस्तक में बैलेंस वही रहता है। रोकड़ पुस्तक में बैलेंस वही रहने के कारण रोकड़ पुस्तक के शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है, यानी प्लस हो जाता है। रोकड़ पुस्तक के बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद आता है बैंक द्वारा लगाए गए व्यय और कमीशन। जो लेन देन हम बार बार बैंक से करते हैं, चालू खाते के माध्यम से लेन देन हम करते हैं, अनेक बार लेन देन करते हैं, तो बैंक हमसे अपनी सेवाओं के बदले कुछ चार्जेस लगा लेता है, कुछ कमीशन काट लेता है। यदि वह कमीशन लगाता है, चार्जेस लगाता है, तो उनकी राशि को हमारे बैंक खाते में से ही काट लेता है। उसकी सूचना हमें प्राप्त नहीं होती। वो कब पता लगता है, जब हम अपना बैंक से स्टेटमेंट मंगाते हैं। अगर वह चार्ज काट लेता है, मान लीजिए 5,000 का बैलेंस था, 100 रुपये इसने चार्ज लगाया, तो अब बचता है 4900 रुपये, जबकि रोकड़ पुस्तक में 5,000 रुपये ही हैं। तो पासबुक में बैलेंस कम होने के कारण पासबुक हमारी माइनस हो जाती है, जबकि रोकड़ पुस्तक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण रोकड़ पुस्तक एज इट इज़ है, वो 5,000 का बैलेंस ज्यों का त्यों हमारा रहता है। ये भी एक अंतर का कारण है। अगला अंतर कारण हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्राहक द्वारा सीधे बैंक खाते में जमा करना।
कभी कभी कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो सीधी की सीधी राशि हमारे खाते में जमा करा देते हैं, यानी कि वो हमारा बैंक अकाउंट लेकर के हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और हमें उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। यदि हमें यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई है तो हमारी रोकड़ पुस्तक में से कोई लेखा नहीं होता और बैंक में राशि ट्रांसफ़र होने के कारण बैंक में राशि बढ़ जाती है, प्लस हो जाता है। जैसे मान लीजिए बैंक में 5,000 रुपये का शेष था, किसी ग्राहक ने 1,000 रुपये की राशि हमारे खाते में जमा कराई तो राशि कितनी हो गई, 6,000 रुपये, जबकि रोकड़ पुस्तक में राशि 5,000 ही रही। तो ये भी अंतर का एक कारण है, ग्राहक द्वारा सीधे खाते में जमा करा देना। अगला अंतर कारण होता है बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से किए गए भुगतान, जैसे बीमा किस्त का भुगतान। कभी कभी ग्राहक यानी कि व्यापारी अपने बैंक को यह आदेश कर देता है कि आप समय आने पर हमारी बीमा किस्त को जमा करा देना, तो बैंक यह बात नहीं भूलता, हम भले ही भूल जाएं, बैंक समय आने पर उस किस्त का भुगतान कर देता है। इस बात का पता हमें कब चलता है, जब बैंक से हम स्टेटमेंट मंगाते हैं। जैसे ही बैंक इस किस्त का भुगतान करता है तो वह तुरंत हमारे बैंक अकाउंट से इस राशि को डेबिट कर देता है, माइनस कर देता है। मान लीजिए किस्त हमारी 500 रुपये की थी तो बैलेंस बचता है 4500 रुपये, जबकि रोकड़ पुस्तक में शेष वही 5,000 रुपये है। रोकड़ पुस्तक में शेष जो का तो है, लेकिन पासबुक में शेष कम हो जाता है तो पासबुक में यह माइनस हो जाता है, जबकि रोकड़ पुस्तक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसका बैलेंस एज इट इज चल रहा है। दूसरा आता है बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से वसूल किया गया धन। कभी कभी हम बैंक को यह आदेशित करते हैं कि आप हमारा धन वहाँ से वसूल कर लें। जैसे कोई विनिमय पत्र हमने बैंक में जमा कराया, उसका रुपया जमा कराने के लिए बैंक को आदेशित किया, या हमने कोई प्रतिभूति क्रय की हुई है, उनका ब्याज बैंक को वसूल करने के लिए किया, तो बैंक ऐसे हमारे कार्य करता है, इसके बदले वो हमसे सर्विस चार्ज भी लेता है। तो जब बैंक ये राशि वसूल करता है तो बैंक वह राशि ला करके हमारे खाते में जमा कर देता है। मान लीजिए 1,500 रुपये का ब्याज बैंक ने वसूल किया और वह राशि हमारे खाते में जमा की, तो इस प्रकार से 5,000 प्लस 1,500 मिलके हो जाते हैं 6,500, जबकि रोकड़ पुस्तक में वही बैलेंस है 5,000 रुपये। तो पासबुक में बैलेंस बढ़ जाता है, यानी कि प्लस हो जाता है। रोकड़ पुस्तक में इसका कोई इफेक्ट नहीं आया, इसलिए यहाँ कोई साइन नहीं है। ये अंतर का कारण है। अगला अंतर का हमारा कारण है प्राप्त चेक रोकड़ बही में लिखे गए किंतु बैंक नहीं भेजे गए। जो चेक हम ग्राहकों से प्राप्त करते हैं, ये चेक हमारे पिछले बेचे गए माल के संबंध में प्राप्त होते हैं। जो हमने माल उधार बेच रखा है उसको हमने प्राप्त तो कर लिया, अपनी रोकड़ बही में तो इसका लेखा कर लिया। जैसे ही रोकड़ बही में इसका हम लेखा करते हैं तुरंत हमारा बैलेंस बढ़ जाता है। मान लीजिए रोकड़ बही में 5,000 का बैलेंस था और हमने 1,000 रुपये का चेक प्राप्त किया, इसका लेखा हमने रोकड़ पुस्तक में किया, तो रोकड़ पुस्तक में करने से ये बैलेंस 6,000 रुपये हो जाता है, जबकि बैंक में वो चेक हमने भेजा ही नहीं है। बैंक में वो चेक भेजने से रह गया, रोकड़िया उस चेक को बैंक में लेकर के नहीं गया, वो भूल गया, तो बैंक में वो बैलेंस नहीं बढ़ेगा। बैंक का बैलेंस एज इट इज है, कैश बुक का बैलेंस प्लस हो जाता है, बैंक के बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट कारण हमारा हो सकता है कि पासबुक के ऋणी पक्ष में किया गया कोई अशुद्ध लेखा। हमने आपको बताया था कि जब भी पासबुक ऋणी होती है तो वह माइनस हो जाती है, जब पासबुक को डेबिट करते हैं तो वह माइनस होती है। वो चाहे गलती से हुई हो डेबिट और चाहे वो सही तरीके से हुई हो। डेबिट होने का मतलब होता है पासबुक ऋणी हो जाना, माइनस हो जाना। तो जब भी कोई त्रुटिपूर्ण तरीके से डेबिट होती है तो पासबुक हमारी माइनस हो जाती है, जबकि इसका प्रभाव रोकड़ पुस्तक पे नहीं पड़ता। ठीक इसके विपरीत यदि पासबुक के धनी पक्ष में कोई अशुद्ध लेखा होता है, अशुद्ध लेखा होने पर हमने क्या किया, पासबुक को धनी किया, और पासबुक यदि धनी करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो उसको बढ़ा देते हैं, शेष बढ़ जाता है। तो शेष बढ़ने पर पासबुक क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। रोकड़ पुस्तक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कुछ ऐसे कारण थे जो सामान्य रूप से पासबुक में और रोकड़ पुस्तक के शेष के अंतर को ज्ञात करने के लिए पाए जाते हैं।
ये मैंने बताए। अब इन अंतर के जो कारण हैं इनके आधार पर हम एक क्रियात्मक प्रश्न लेंगे, उसके आधार पर हम बैंक शेष अथवा रोकड़ शेष का ज्ञान प्राप्त करेंगे। बैंक संबंधी विवरण क्रियात्मक प्रश्न के माध्यम से समझने के लिए जो क्रियात्मक प्रश्न होते हैं उनको हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। यदि हमें रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम का शेष दिया हो या फिर हमें पासबुक का शेष दिया हो। रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम का शेष भी दो प्रकार होता है, उसका डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। ठीक उसी प्रकार पासबुक का शेष भी दो प्रकार से होता है, उसका डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। हम यहाँ क्रियात्मक प्रश्न लेते हैं कि 31 मार्च 2019 को रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक शेष 5,750 रुपये है। बैंक समाधान विवरण बनाइए। यदि ये चार अंतर के हमें कारण दिए हैं। पहला है 480 रुपये का चेक बैंक में जमा कराया परंतु इसका संग्रह 2 अप्रैल तक नहीं, 2 अप्रैल को हुआ। दूसरा है 600 रुपये का चेक निर्गमित किया गया परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, यानी बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ। एक ग्राहक ने सीधे बैंक में 300 रुपये जमा कराए जिसकी सूचना हमें 1 अप्रैल को प्राप्त हुई। बैंक ने नगरपालिका कर का भुगतान किया 270 रुपये। तो इन अंतर के कारणों को लेकर के इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक शेष, तो ये इसका प्रारूप है। बैंक बैलेंस सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक 5,750, इस कॉलम में नोट कर लेते हैं। हमने इस प्रारूप में कॉलम को दो हिस्सों में बांटा है, कुछ मदें प्लस होंगी और कुछ मदें माइनस में होंगी। अब देखते हैं कौन सी मद प्लस होती है कौन सी माइनस। यहाँ हमने दो कॉलम बनाए हैं कि कैश बुक पर या पासबुक पर किस पर ये एंट्री इफेक्ट डाल रही है। यहाँ पर ध्यान दें कैश बुक का बैलेंस हमें पता है और पासबुक का बैलेंस हमें कैलकुलेट करना है। पहला है 480 रुपये का चेक बैंक में जमा कराया। जब हम बैंक में चेक जमा कराते हैं तो उसका लेखा हम अपनी कैश बुक के अंदर कर लेते हैं। अब चूंकि एक निश्चित तिथि को हम बना रहे हैं, डेट हमारी क्या है 31 मार्च 2019, जबकि इसका संग्रह कब हुआ है 2 अप्रैल को हुआ है। इसका मतलब यह है कि बैंक में अभी तक इसका कोई लेखा नहीं हुआ है, बैंक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये लेखा 480 रुपये का कैश बुक में प्लस हो चुका है। तो इस लेखे को बैंक से मिलान करने के लिए, क्योंकि बैंक में वो लेखा अब तक नहीं हुआ, इसको हम माइनस में यानी लेस वाले कॉलम में लिखते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। अभी तक मतलब यानी कि 31 मार्च तक उसका कलेक्शन नहीं हुआ है। ये राशि है हमारी 480 रुपये। इस पहले वाले कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। दूसरा हमारा अंतर का कारण है 600 रुपये का चेक निर्गमित किया, यानी कि हमने 600 रुपये का चेक काट के किसी व्यापारी को दिया, किसी पार्टी को दिया जिसने अभी तक भी वो प्रस्तुत नहीं किया। 31 मार्च तक बैंक में वो लेकर के नहीं पहुंचा। जब चेक निर्गमित करते हैं तो चेक निर्गमित करने के कारण कैश बुक हमारी माइनस हो जाती है, जबकि बैंक पर इसका कोई भी इफेक्ट अभी तक नहीं पड़ा, वो बैंक में नहीं पहुंचा। बैंक में बैलेंस अभी तक वही का वही है जो था, यानी कि हमने कैश बुक को माइनस कर दिया। 31 मार्च तक कोई लेन देन ऐसा बैंक में नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे वापस ऐड कर देंगे। और यहाँ पर ऐड में एंट्रीज की हम करते हैं कि चेक इशूड बट नॉट presented for payment। चेक निर्गमित, इसका भुगतान के प्रस्तुत नहीं किया। इसका अमाउंट है हमारी 600 रुपये। ये भी फर्स्ट कॉलम में ही आप नोट करेंगे। तीसरा अंतर का कारण है एक ग्राहक ने सीधे बैंक में 300 रुपये जमा कराए। इसकी सूचना हमें जो हमने स्टेटमेंट मंगाया था उसमें प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि ये सूचना कब मिली है 1 अप्रैल को प्राप्त हुई है। जब बैंक में कोई जमा करता है ग्राहक तो बैंक में वह राशि प्लस हो जाती है, हमें इसकी जानकारी नहीं है, इस कारण से रोकड़ पुस्तक पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये राशि जो बैंक में जमा हो चुकी थी
हमने रोकड़ पुस्तक में से कोई लेखा नहीं किया हुआ है, वो छुटा हुआ लेखा हमारा है, इसको हम वापस अपने रोकड़ पुस्तक में नोट कर लेते हैं। 300 रुपये जो जमा कराए थे ग्राहक ने, उसको हम यहाँ नोट कर देंगे। मनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। हमारे बैंक अकाउंट में उसने डायरेक्ट जमा करा दिए, जिसकी सूचना हमें 1 अप्रैल को प्राप्त हुई, मगर हम ये बना रहे हैं कब? 31 मार्च को। ये राशि बैंक अपने यहाँ डिपॉजिट कर चुका, ये लेखा हमारे यहाँ नहीं हुआ है, तो इसको हम लेखा को नोट कर लेंगे। ये धनराशि है 300 रुपये। इसके बाद आता है अगला कारण, बैंक ने नगरपालिका कर का भुगतान किया 270 रुपये। बैंक को हमने निर्देशित किया हुआ था कि आप समय पर वर्ष की समाप्ति पर नगरपालिका कर का भुगतान कर दें, तो बैंक ने वही काम किया। ऐसा करने से क्या हुआ कि बैंक की पासबुक में हमारी धनराशि कम हो गई, बैंक का बैलेंस कम हो गया। चूंकि ये इसी वर्ष का लेखा है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। जब हमने स्टेटमेंट मंगाया तो उससे मिलान करने में पता लगा कि बैंक ने ये राशि भुगतान कर दी है, तो बैंक पासबुक में ये लिखा हुआ है, इससे बैंक की राशि कम हुई है, तो हम इसको माइनस में लिखा करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय बैंक, ₹270। अब देखना है ये एंट्री पूरी हो चुकी है, कितना बैलेंस पासबुक में हमारा बनता है। जी एंड में राशि आई है, इन दोनों को प्लस करके बराबर वाले कॉलम में लिख देंगे। 900 रुपये, इनको ऐड करेंगे 0, 5, 9, 7, 16 का 6, 5 और 1 6। जो एंट्री हमने माइनस में लिखी है, इनका भी योग करके बराबर वाले कॉलम में लिख देंगे। 0, 8, 7, 15, 1, 4, 2, 6, 7, 750। इस प्लस वाली राशि में से ये माइनस वाली राशि घटा देंगे, तो ये आपका आता है 0, 5 से 5 गया 0, 7 गया 9, 5900। ये 5900 जो हमारा निकल के आया, ये बैलेंस हमारा बैंक में इस समय है। इसको हम लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। और पासबुक का जो ये बैलेंस दिखा रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो डेबिट रोकड़ पुस्तक में बैलेंस था वो हमारा डेबिट बैलेंस था। तो इस प्रकार से दोनों पुस्तकों के अंतर को हम ज्ञात करके वास्तविक अंतर पता लगा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस क्रियात्मक प्रश्न के माध्यम से आपने इस टॉपिक को भली भांति समझ लिया होगा। धन्यवाद।